हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं लेकर आई हूँ मे आई हेल्प यू के ड्रामा का एपिसोड नंबर 5। एपिसोड की शुरुआत में दोंगजू एक रिंग देखकर सोच में पड़ जाती है। वहीं दूसरी ओर किम जिप्सा उस बच्चे के बारे में सोच रहा होता है जो उसके सपनों में आकर उससे पूछ रहा था कि उसने उसे क्यों मार दिया। जिप्सा के अंकल अपनी बहन यानी कि जिप्सा की मॉम से बातें कर रहे होते हैं। वो उसके पास्ट की किसी बात के बारे में बात करते हैं। अंकल कहते हैं कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, कर्मा नहीं। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिप्सा एक डॉक्टर था जो कि इस छोटे बच्चे जुन हो को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो उसे नहीं बचा पाता। जिप्सा फ्यूनरल होम में जाता है जहाँ पर उसी बच्चे का फ्यूनरल हो रहा होता है, लेकिन जिप्सा फ्यूनरल ज्वाइन करने की हिम्मत नहीं रख पाता और रोता हुआ वहाँ से वापस चला जाता है। पास्ट के ही सीन में हमें वो सीन दिखाया जाता है जब दोंगजू की जॉब नई लगी थी। उसके बॉस दोंगजू को बताते हैं ये केस थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एक छोटे बच्चे की डेथ का है। नेक्स्ट सीन में दोंगजू उस बच्चे के फेस पर क्रीम लगाती है। जैसे ही वो उसका फेस टच करती है वहाँ पर पूरा जो सराउंडिंग होता है वो चेंज हो जाता है और वो बच्चा ज़िंदा हो जाता है। गाइस, ये वो पहली बार था जब दोंगजू के साथ ऐसा हुआ था और ये बच्चा ऐसा पहला इंसान था जो मरने के बाद दोंगजू से मिला था। दोंगजू बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। बच्चा दोंगजू से पूछता रहता है कि वो कहाँ पर है। वो कहता है कि वो अपनी रिंग एक मार्केट में भूल गया है और उसे वो रिंग वापस लानी है। वो बच्चा दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल पाता। दोंगजू को समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। वो बहुत डरी हुई होती है। जब बच्चा उसके पास आता है तो वो उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में दोंगजू अपने कमरे में होती है। वो बहुत डरी हुई है। उसके पापा उसे बाहर से आवाज़ लगाते हैं लेकिन उसे सिर्फ उस बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। दोंगजू उस रिंग के बारे में याद करती है, उस बच्चे के बताए गए मार्केट की लोकेशन सर्च करती है और अपने पापा को बिना बताए उस मार्केट की ओर चली जाती है। वो उस जगह पर रिंग ढूंढती है लेकिन उसे नहीं मिलती। दोंगजू खुद से कहती है कि यहाँ वो रिंग नहीं हो सकती क्योंकि ये सब कुछ सच नहीं हो सकता। वो वापस घर जाने लगती है, तभी उसके पैर से एक कैन को टक्कर लग जाती है और वो कैन उसी रिंग के पास जाकर के रुकता है और उसे रिंग मिल जाती है। दोंगजू उस बच्चे के एड्रेस पर पहुंच जाती है। वहाँ पर एक लेडी आती है जिससे दोंगजू को पता चलता है कि वो लोग अब यहाँ नहीं रहते। दोंगजू उनका कॉन्टैक्ट नंबर मांगती है। लेडी उसे शक के नज़रिए से देखती है। दोंगजू ने बताती है कि वो कोई अजीब इंसान नहीं है, वो तो बस उस फैमिली को कुछ सामान वापस करने के लिए आई है। वो लेडी उस बच्चे के घर पर कॉल लगाती है लेकिन उनका नंबर चेंज हो चुका होता है। ये सब याद करके दोंगजू उस रिंग को वापस रख देती है। नेक्स्ट सीन में दोंगजू अपने अंकल यानी कि चर्च के फादर से बातें कर रही होती है। वो उन्हें बताती है कि जिप्सा उसे रिपोर्ट करने वाला है और उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। फिर वो कहती है कि अच्छा ही हुआ, वैसे भी उसे ये जॉब पसंद नहीं थी, कम से कम अब वो एग्ज़ाम्स पर तो फोकस कर पाएगी। फादर पूछते हैं कि अगर ये अच्छे के लिए ही हुआ है तो फिर तुम उदास क्यों हो। तब वो बताती है कि वो इसलिए उदास है क्योंकि वो आज तक उस बच्चे की विश पूरी नहीं कर पाई। फादर उसे समझाते हैं कि इसमें उसकी गलती नहीं है, उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। जिप्सा इस बारे में सोचता है कि क्या दोंगजू सच में आत्माओं को देख सकती है, क्योंकि पास में दोंगजू ने ऐसी कई सारी बातें कही हैं जो कि उन मरे हुए लोगों के अलावा और किसी को नहीं पता था। उसी वक्त दोंगजू वहाँ से निकल रही होती है। जिप्सा उसे देख लेता है और उसे रोकता है। वो उससे कई सारे सवाल पूछता है कि वो ये जॉब कब से कर रही है वगैरह वगैरह, लेकिन दोंगजू बिना जवाब दिए चलने लगती है। जिप्सा पूछते रहता है तो दोंगजू परेशान होकर उससे कहती है कि वो कल खुद ही अपने बॉस को सब कुछ बता देगी और रिज़ाइन कर देगी। वो उससे कहती है कि प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद करो। अगली सुबह दोंगजू जब उठती है तो उसे याद आता है कि उसने कल रात को जिप्सा से कहा था कि वो खुद ही अपने बॉस को सब कुछ बता देगी। दोंगजू के उस छोटे से रूम में चूहे भी होते हैं। वो वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में दोंगजू और उसके बॉस आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसका बॉस उसे कहता है कि ऐसे चूहों से भरी जगह रहने से अच्छा है कि वो उस अपार्टमेंट में वापस चले जाए। दोंगजू कहती है कि वहाँ चूहे से भी बुरी कोई चीज़ है। उसका मतलब जिप्सा से होता है लेकिन वो उसका नाम नहीं लेती। फिर दोंगजू अपने बॉस को अपने रेसिग्नेशन और आत्माओं को देखने वाली बात बताने ही वाली होती है,
लेकिन बॉस को एक कॉल आ जाता है और वो नहीं बता पाती। वहाँ जिप्सा के अंकल उस पर शक करते हैं कि दोंगजू ने अचानक से उनका रूम क्यों छोड़ दिया। उन्हें लगता है कि शायद जिप्सा और दोंगजू के बीच में कोई लड़ाई हुई है जिसकी वजह से दोंगजू ने वो कमरा छोड़ दिया। वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर भी आता है और वो दोंगजू के रूम खाली करने पर अपना दुख जताता है। फिर वो कहता है कि वो दोंगजू को यहाँ किसी भी हाल में वापस लेकर रहेगा। दोंगजू के पास क्लाइंट्स आए हुए होते हैं जो कि अपने ग्रैंडमदर के फ्यूनरल का थीम डिसाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में दोंगजू के पापा और जिप्सा का इंटरेक्शन दिखाया जाता है, जहाँ पर दोंगजू के पापा फूलों के पिक्स क्लिक कर रहे होते हैं। वो जिप्सा को बताते हैं कि वो ये पिक्स अपनी बेटी को भेजेंगे क्योंकि उनकी बेटी को पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेते रहना चाहिए। जिप्सा को दोंगजू को अपने अपार्टमेंट से निकालने का गिल्ट होता है। उसे ये फिक्र होती है कि आखिर वो रह कहाँ रही हैं। वो दोंगजू के पापा से उसके बारे में पूछते रहता है। वहाँ फ्यूनरल होम में दोंगजू अपने क्लाइंट्स के लिए खाना तैयार करती है। तब वो लेडी क्लाइंट उसे आकर बताती है कि वो लोग 2 दिन से सेम खाना खा रहे हैं। दोंगजू कहती है कि वो उनके लिए मेन्यू चेंज कर देगी। फिर वो लेडी दोंगजू के लिए खाने का टेबल सेट करती है। वो कहती है कि उसने एक बार भी दोंगजू को खाना खाते हुए नहीं देखा और उसे अपने खाने का भी ख्याल रखना चाहिए। दोंगजू मना करती है लेकिन वो खाने को कहती है। तभी दोंगजू के बॉस भी आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसे अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा मौका हर बार नहीं आता। नेक्स्ट सीन में दोंगजू और उसके बॉस फ्यूनरल होम से बाहर आ रहे होते हैं। वो दोंगजू से पूछते हैं कि दोंगजू उन्हें क्या बताने वाली थी। तभी वो लेडी दोंगजू को बुलाती है। वो उसे रिस्ट बैंड गिफ्ट करती है। दोंगजू लेडी को थैंक यू बोलती है, वहाँ से बाहर आती है। तब वो देखती है कि उसके बॉस और जिप्सा आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसे लगता है कि जिप्सा ने उसके बॉस को सब कुछ बता दिया। वो अपने बॉस से कहती है कि वो खुद अपने बॉस से ये बात करना चाहती थी। वो जिप्सा को कहती है कि वो अपने बॉस को खुद बता सकती है। जिप्सा कहता है कि वो उनसे बात करेगा, ना कि दोंगजू। दोनों इसी तरह आर्ग्यूमेंट करते हैं कि बॉस से कौन बात करेगा। बॉस कुछ समझ नहीं पाते कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में दोंगजू अपना रिजाइनेशन लेटर तैयार कर रही होती है। वो इस बात से फ्रस्ट्रेटेड है कि जिप्सा ने खुद उसे अपने बॉस से बात क्यों नहीं करनी दी। वो अपना रिजाइनेशन लेटर बॉस की डेस्क पर रख देती है। दोंगजू को लगता है कि जिप्सा उसके बॉस को सब कुछ सच बता देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिप्सा दोंगजू के बॉस को बताता है कि वो रिज़ाइन करने वाली है। वो कहता है कि ये सब उसकी गलती है। उसकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोंगजू अपनी जॉब रिज़ाइन करना चाहती है। जिप्सा माफ़ी मांगता है तो बॉस कहते हैं कि अगर उसने कोई गलती की है तो उसे दोंगजू से जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। जिप्सा दोंगजू को कॉल लगाता है लेकिन उसकी लाइन बिजी होती है। दोंगजू उस पुलिस ऑफिसर से बात कर रही होती है जो कि उसे वापस आने के लिए मना रहा होता है। दोंगजू चलते चलते फ़ोन में बात कर रही थी। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो थोड़ा डरी हुई होती है। तभी जिप्सा सामने से आ जाता है। वो उसे पूछता है कि वो किससे बात कर रही है। उसकी लाइन बिजी आ रही है। जिप्सा दोंगजू से उनका सामान नीचे लाने को कहता है। वो उसे अपने अपार्टमेंट में वापस ले जाने की बात करता है। दोंगजू कुछ नहीं कहती और अपना सामान ले आती है। जिप्सा दोंगजू से माफ़ी मांगता है कि उसने उसे गलत समझा। दोंगजू अपने बॉस से एक टेक्स्ट रिसीव करती है जिसमें लिखा होता है, कल काम के लिए लेट मत होना। उसे समझ नहीं आता कि उसे अभी तक जॉब से निकाला क्यों नहीं गया। वो जिप्सा से पूछती है कि उसने उसके बॉस से क्या बात की। जिप्सा रिप्लाई करता है कि उसने उसके बॉस से कहा दोंगजू बहुत मेहनती है। और तभी एक बस आ जाती है। वो उसका सामान लेकर बस में चढ़ जाता है। दोंगजू भी बस में आ जाती है। उनके बैठने से पहले ही बस चलने लगती है और दोंगजू जिप्सा के ऊपर गिर जाती है। ऑकवर्ड ना फील हो इसके लिए जिप्सा दोंगजू से सवाल पूछते रहता है, लेकिन दोंगजू उसे चुप रहने को कहती है। उधर दोंगजू के बॉस उसका रिजाइनेशन लेटर पढ़ के हंस रहे होते हैं। वो कहते हैं कि वो इसे कभी भी अप्रूव नहीं करेंगे। उसका बॉस जब वहाँ से बाहर निकलता है तब उसे कोई लेडी बुलाती है। उसके पास एक बेबी भी होता है। वो उससे अपने बेबी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए पैसे मांगती है। वहीं दूसरी ओर दोंगजू और जिप्सा का सीन दिखाया जाता है। दोंगजू जिप्सा से अपना लगेज ले लेती है और खुद ले जाने लगती है। उसे याद आता है कि जिप्सा ने टिंग साम के डैड के बारे में कुछ कहा था। वो उससे पूछती है कि क्या वो उस दिन उस ब्रिज में गया था। रूम में पहुंचकर
दोंगजू एक वीडियो देख रही होती है जिसमें जिप्सा उस आदमी को बचाने की बात करता है, लेकिन जिप्सा खुद को कोई क्रेडिट नहीं देना चाहता था। दोंगजू इस बात से थोड़ा हैरान होती है और थोड़ा इम्प्रेस भी। फिर उसे जिप्सा का एक टेक्स्ट आता है जिसमें लिखा था अपना दरवाज़ा खोलो। जब वो डोर ओपन करती है तो वहाँ पर उसके लिए खाना रखा होता है। नेक्स्ट डे दोंगजू अपने क्लाइंट के फ्यूनरल के लिए सनफ्लावर्स ले जाती है। रास्ते में एक लेडी एक बूढ़े अंकल को उठाने की कोशिश कर रही होती है। वो उन्हें उठाने की कोशिश कर रही होती है। दोंगजू भी उस लेडी की हेल्प करने लगती है। लेडी दोंगजू से एम्बुलेंस को बुलाने को कहती है, लेकिन दोंगजू उसके कहने से पहले ही कॉल करने लगती है। वो दोनों उन अंकल को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। लेडी दोंगजू को थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है। फिर दोंगजू जिप्सा से मिलती है। जिप्सा अपनी ड्यूटी पर होता है। जिप्सा दोंगजू से पूछता है कि ये फूल किसके लिए हैं। दोंगजू जवाब देती है कि है कोई इंसान जिसके लिए ये फूल है, और इतना कह के चली जाती है। अगले सीन में दोंगजू के बॉस और उस लेडी को दिखाते हैं। बॉस उस लेडी को अपना क्रेडिट कार्ड देता है और कहता है कि ये सब सिर्फ उसके बेबी के लिए कर रहा है। वहाँ फ्यूनरल होम में दोंगजू ग्रैंडमा की आत्मा को सनफ्लावर्स देती है क्योंकि वो फूल उन्हें बहुत पसंद होते हैं। फिर वो दोंगजू से अपनी माँ के बारे में बात करने लगती है। कहती है कि वो अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। उसकी बातें सुनकर दोंगजू को अपनी मॉम की याद आने लगती है। फ्यूनरल के बाद लेडी दोंगजू को थैंक यू बोलती है। दोंगजू उन्हें भी बचे हुए सनफ्लावर्स गिफ्ट करती है। लेडी उन्हें लेने से थोड़ा हिचकिचाती है। कुछ डॉक्टर्स आपस में जिप्सा के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि उसमें जिप्सा की कोई गलती नहीं थी और इसे रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, लेकिन शायद वो इस गिल्ट से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। वहाँ उस लेडी का बेटा भाग भाग कर आ रहा होता है। उसकी टक्कर दोंगजू से हो जाती है और वो गिर जाता है। दोंगजू उसे उठाती है। उसी वक्त वहाँ वो लेडी भी आ जाती है और अपने बेटे पर चिल्लाती है। वो उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। वो लेडी अपने बेटे से कहती है कि उसे दोंगजू से दूर रहना चाहिए और उसके हाथों को नहीं छूना चाहिए। उसके हाथ गंदे हैं क्योंकि वो डेड बॉडीज़ को छूते हैं और डेड बॉडीज़ गंदी होती हैं। वो दोंगजू के दिए हुए फूल भी फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें जिप्सा सुन लेता है। जिप्सा वहाँ पर पिज़्ज़ा की डिलीवरी करने के लिए आया होता है। जिप्सा पिज़्ज़ा के साथ साथ उस लेडी के हाथ में वो फ्लावर्स भी रख देता है जो उसने फेंक दिए थे। उसका बेटा कहता है कि ये फूल तो उसकी मम्मी ने फेंक दिए थे क्योंकि ये गंदे हैं। लेडी अपने बेटे का मुंह बंद करती है। वो वहाँ से भाग जाता है और सबके सामने अपने पापा से कहता है कि दादी गंदी हैं क्योंकि वो मर गई हैं। सबके पूछने पर वो बताता है कि ये बात उसकी मम्मी ने उसे सिखाई है। सब उस लेडी की बुराई करते हैं। दोंगजू ये सब कुछ देख रही होती है। उसे बहुत बुरा फील होता है। जिप्सा उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। दोंगजू अपना हाथ छुड़ाकर चली जाती है। वो अकेले बैठी हुई होती है। उसे रियलाइज़ होता है कि वो लेडी शुरू से ही किस तरह दोंगजू को अनटचेबल की तरह ट्रीट करती है। बाद में जिप्सा दोंगजू से डिनर के लिए पूछता है, लेकिन वो कहती है कि वो फ़िलहाल अकेले रहना चाहती है। जिप्सा कहता है कि वो उसे परेशान नहीं करेगा, लेकिन क्या वो लोग एक साथ घर जा सकते हैं। जिप्सा दोंगजू को हेलमेट पहनाता है। दोंगजू जिप्सा के साथ बाइक में जा रही होती है, लेकिन उसे पकड़ने में हिचकिचाती है। वो सिर्फ उसकी शर्ट को हल्के से पकड़ती है। जिप्सा उसके हाथों से खुद को टाइटली ग्रैब करता है और दोनों चले जाते हैं। दोंगजू जिप्सा को थैंक यू बोलकर वहाँ से अपने रूम में जा रही होती है। तभी जिप्सा उसे कहता है कि उसके हाथ बहुत सुंदर हैं और वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अगली सुबह दोंगजू जब उठती है तो देखती है कि उसके बगल में जिप्सा सोया हुआ है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।